और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि जल्द ही काशी वासियों को महाकाल के दर्शन के लिए सीधी ट्रेन मिलने वाली है, वो भी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस। सरकार की ओर से घोषणा होते ही इस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। महादेव की नगरी काशी से महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए जल्द ही आईआरसीटीसी की नई प्राइवेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान का इंतजार है। माना जा रहा है कि इस ट्रेन का किराया बाकी प्राइवेट ट्रेन की तेजस की ही तर्ज पर होगा। इस ट्रेन के सभी कोचेज एसी होंगे। फिलहाल ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन वाराणसी से चलेगी। एक दिन वाराणसी इलाहाबाद होकर कानपुर के रास्ते बीना होते हुए उज्जैन इंदौर जाएगी और 2 दिन लखनऊ कानपुर होते हुए। तो जिस दिन ये लॉन्च हो रही है उस दिन ये किस रूट से जाएगी फिलहाल अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन अगर 16 फरवरी की डेट को ट्रेन के शेड्यूल से देखा जाए तो उस दिन ये ट्रेन इलाहाबाद से जानी चाहिए। दरअसल टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए आईआरसीटीसी ने इस ट्रेन को वाराणसी से इंदौर तक चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन में खान पान समेत कई सुविधाएं होंगी जो पर्यटकों को लुभाएंगी। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। इस ट्रेन की क्या खासियत है, इसके इंटीरियर का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र ने। श्री काशी विश्वनाथ की नगरी से महाकाल की नगरी उज्जैन को जोड़ने के लिए देश की 33 कॉर्पोरेट ट्रेन चलने को तैयार है। हालांकि बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने वाराणसी दौरे पे आएंगे तब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। करीबन 18 डिब्बे हैं इस ट्रेन में, जिसमें से 15 डिब्बे मुसाफिरों के लिए एसी थर्ड कार के रूप में होंगे, 2 डिब्बे बफट के लिए और 1 डिब्बा पेंट्री कार के लिए। तो जो आमतौर पर आप ट्रेनों में सीट देखते हैं वो ब्लू कलर की इनमें सीट होती है रेक्सिन की, उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट है। कंफर्ट का मामला देखते हैं तो ये सीट भी उन सीटों से ज्यादा थोड़ी कंफर्ट है। इस पर इस बात का ख्याल रखा गया है तो यहाँ पर तीनों सीटों के लिए अलग लाइट दी गई। जैसे अगर आप लोअर सीट पर हैं तो कुछ इस तरीके से अपनी लाइट जलाकर आप अपना सामान लेकर तैयार होकर आप नीचे उतर सकते हैं। एक जो खास चीज मैं देख रहा था, ये यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं। मतलब बात करें कैसे ये सीट काम करेगी, जो आप बता सकते हैं आप? ये फर्स्ट टाइम इस हमसफर कोच में लगाए गए हैं। इसको सिंगल पीस साइड लोअर बर्थ कहते हैं। इसमें जो पार्टीशन होता है उसको फिल करने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो पैसेंजर को लेटने के समय में, तो एक साइड में बर्थ इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि वो आप सोते समय जब आपको सोना हो तो आप इसको खींच के इस पे रख सकते हैं। स्लाइडर है बगल में, तो आराम से स्लाइड करके इस पर रख सकते हैं और एक सिंगल सीट के रूप में ये काम करने लगती है। सिंगल सीट को उसके बाद सुबह उठ गए, हाँ सुबह आप फ्री हो गए, सुबह मॉर्निंग हो गई है तो आप इसको फिर से उठा के स्लाइड करके बगल में साइड में प्लेस कर सकते हैं। ये बाथरूम की तस्वीर है वॉशरूम की। ये वॉशरूम थोड़ा सा अलग होता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो ट्रेनें होती हैं उनकी जो फर्श होती है उस पर अक्सर पानी पड़ा होने के कारण, गीली होने के कारण उनका जो है लुक होता है वो खराब होता है और वो बहुत वेट फील कराती हैं। साथ ही साथ ये एक नई जो चीज लॉन्च की गई है कि अगर फीमेल है तो वो अपने बच्चे को भी जो है वॉशरूम ले जा सकती है। एक साइड में एक लेवेट्री में एक होता है, यानी 4 लेवेट्री टोटल कोच में होते हैं। एक साइड की अगर हम बात करें तो 2 लेवेट्री होते हैं जिसमें एक कोच में इंस्टॉल किया गया। जो इसके टैप वगैरह गए हैं वो भी थोड़े से जो है अत्याधुनिक लगाए गए हैं ताकि फील आए एक नई ट्रेन का, एक अलग अनुभव का। तो उसके लिए तो फिलहाल ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन वाराणसी से चलेगी। एक दिन वाराणसी इलाहाबाद होकर कानपुर के रास्ते बीना होते हुए उज्जैन इंदौर जाएगी और 2 दिन लखनऊ कानपुर होते हुए। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री क्या 16 फरवरी को इसको हरी झंडी दिखाते हैं या आगे कुछ दिन के इंतजार के बाद जो मुसाफिर है उसको इस नई ट्रेन के अनुभव का लुत्फ उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। तो लाख टके की बात यह है कि बाबा के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, सरकार इस बात पर जोर दे रही है। कल से योगी सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 18 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। उससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। योगी सरकार का बजट सत्र 7 मार्च तक चलेगा विधानसभा सत्र।
18 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। योगी सरकार का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 18 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। हमारे महामहिम श्री मोती राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, उसके साथ ही बजट का सत्र प्रारंभ होगा और राज्यपाल के भाषण के बाद 4 दिन तक उस पर चर्चा होगी। 18 फरवरी को बजट आएगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दलों में सदन को चलाने पर सहमति बनी है। समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष का निर्वहन सदन के अंदर करेगी और जनता के इन मुद्दों को सदन में मजबूती से रखने का काम करेगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार का चौथा बजट सबसे बड़ा बजट होगा। इसका आकार 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। बजट जो होगा वो बिल्कुल महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ साथ पर्यटन पे भी फोकस होगा। कैमरामैन शरद के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर रौनाही में बाबर नाम की मस्जिद बनने की आशंकाओं के बीच बीजेपी के फाइबर नेता संगीत सोम का बयान भी सामने आया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में संगीत सोम ने साफ कर दिया है कि बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बनने देंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद, फिर मैं कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या में नहीं थी, वहाँ हमेशा से राम मंदिर था। और बाबर कोई हिंदुस्तानी तो थे नहीं, आक्रांता थे, लोगों का खून बहा है। तो ऐसे आदमी के नाम पे अगर मस्जिद, मुस्लिम समाज भी मस्जिद बनाता है तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। और मेरा कहना तो यह है कि हिंदुस्तान में बाबर के नाम पे कुछ नहीं बनना चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए, भव्य बननी चाहिए, लेकिन बाबर के नाम पे नहीं बननी चाहिए। क्या सरकार इसके लिए कोई स्टेप उठाएगी, कोई ऐसा अमेंडमेंट लाएगी? नहीं, ये कोई अमेंडमेंट का विषय नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि ये बाबर के नाम पे हम लोग, पूरे हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं होगा। आप मस्जिद बनाइए, बहुत भव्य मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अगर इस पर कोई बहस होती है तो क्या आप इस पर अपना स्टैंड रखेंगे? बिल्कुल स्टैंड रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। ये हमारे साथ संगीत सोम है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाबर चूंकि क्रूर शासक था, इसीलिए उसके नाम पर हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना ही बाबरी मस्जिद कभी थी और ना ही कभी होगी। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरा। तो कुल मिलाकर अमित, ये विवाद लगता है कि लंबा चलने वाला है, क्योंकि बाबर के नाम पर कुछ भी मंजूर नहीं। और सवाल ये कि ये ख्याल आया भी कहां से? लगातार बयान सामने आ रहे हैं और इन बयानों के क्या मायने हैं, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, वो भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक। और बात करते हैं बड़ी खबर की। आजमगढ़ दौरे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने एक बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे गले भी लगाया। प्रियंका उससे काफी देर तक पुचकारती रही। इस दौरान प्रियंका ने पीड़ितों के समर्थन में हमेशा खड़े रहने की बात भी कही। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि छोटे बच्चों और महिलाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तमाम बच्चों को जेल में डाला गया है, भयानक भयानक धाराएं डाली गई हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो उनको, इनके एक मौलाना साहब हैं, मौलाना ताहिर मदनी जी, उनको भी जेल में डाला है, जबकि वो एकदम हमेशा सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं, कभी हिंसक बात नहीं की है। और वो खुद वहाँ महिलाओं को कहने आए थे कि आप यहाँ से थोड़ी देर में उठ जाइए। महिलाएं मान भी गई थी, वो उठने वाली थी वहाँ से। उधर पीड़ित महिलाओं का दर्द प्रियंका गांधी के सामने छलक उठा और कई पीड़ित प्रियंका के सामने रोने लगी। ऐसे एक पीड़ित जैनब शेख से हमारे संवाददाता अभिषेक ने बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम उसी हाथे में खड़े हैं जहां प्रियंका गांधी आई हुई थी और पीड़ित महिलाओं से मिली है, उनका दर्द जानी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं क्या बातचीत अंदर हुआ है प्रियंका गांधी से और क्या आश्वासन मिला है। आपसे प्रियंका गांधी जी मिली है, क्या बातचीत हुई है? सर, वो आई हमारे साथ, हम जैसे परिवार होते हैं उस तरह से वो आके हमारे पास बैठी और उसके बाद हमसे पूछी कि क्या हुआ था उस दिन। हमने उनकी पूरी दिन रात की दिनचर्या बताया उनको। तो उसके बाद वो कहें कि तब आप लोग क्या चाहते? तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो नेता, हमारे जो माननीय ताहिर मदनी जी हैं, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको रिहा करा जाए। उनके ऊपर से जो आरोप लगाया गया है उसे हटाया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें कहा कि हम आपकी बात को यहाँ से लोकसभा, विधानसभा सब जगह पहुँचाएंगे और आपके साथ में हम जो भी किया जाएगा उसके लिए हम आपके साथ में। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बात कर रही थी जैनब, जिन्होंने प्रियंका गांधी से बात किया है, अपने दर्दों को बयां किया है और प्रियंका गांधी से बातचीत करने के दौरान ये भावुक भी हो गई थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे नेता ताहिर मदनी समेत 18 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई की जाए, वरना हम रुकने वाले नहीं हैं। और प्रियंका गांधी ने भी आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा और हम संसद से लेकर सड़क तक आपके साथ हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़।
उधर जौनपुर पहुंची प्रियंका गांधी काफी देर तक जाम में फंसी रहीं। दरअसल प्रियंका गांधी वाराणसी एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए जा रही थी। इसी बीच जौनपुर में प्रियंका गांधी को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उनकी होड़ लग गई सेल्फी लेने के लिए। सभी प्रियंका गांधी के साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि प्रियंका गांधी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए समर्थकों के साथ सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं। खबर नोएडा से है, जहां मॉडल शॉप और शराबी और कैंटीन कर्मचारियों का झगड़ा हो गया। शराब पीने के बाद पैसे नहीं देने को लेकर यह झगड़ा हुआ। कैंटीन कर्मचारियों को ग्राहक और शराबियों ने बुरी तरह से पीटा। इसके बाद शराबी ग्राहक वहां से फरार हो गए। रामपुर में किसान नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान नेता के हाथ में राइफल है और वो राशन डीलर को धमकाते हुए नजर आता है। किसान नेता गोली मारने की धमकी दे रहा है। मामला कोतवाली शाहबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। धमकी देने वाला शख्स लोक जनशक्ति किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। मेरठ में एक फैक्ट्री का लेंटर गिर गया, जिससे हादसा हुआ, 9 लोग जख्मी हो गए। घटना थाना लिसाड़ी गेट इलाके की है, जहां पर एक फैक्ट्री के लेंटर को ऊंचाई बढ़ाने के लिए जैक से उठाया जा रहा था। तभी लेंटर भरभराकर गिर गया और वहां मौजूद 9 लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में घायल लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उधर सीतापुर के कड़बड़ा गांव में निर्माणाधीन छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने मलबे में दबे मजदूरों को निकाला और इलाज के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक गांव में एक मकान बन रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से एक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। हमीरपुर में उधारी के पैसे न देने पर महिला ने एक युवक को बीच सड़क पर चप्पलों से पीट दिया। ये मामला हाथरस गेट क्षेत्र के लेबर कॉलोनी का है, जहां पर बाइक सवार युवक को महिला ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मौके पर ही मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका भी वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। तो हाथरस में पैसों के लेन देन को लेकर महिला और युवक के बीच झड़प हो गई। महिला ने बाइक सवार युवक को बीच सड़क पर ही चप्पल से पीटना शुरू कर दिया और उसे सड़क पर गिरा दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए तमाशबीन जो है वो इकट्ठा हो गए। भीड़ में शामिल एक शख्स ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो शूट किया और खबरें आपको और दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। इंडो नेपाल बॉर्डर पर लंबे समय से मानव तस्करी की जा रही है और अब तो लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब सोशल मीडिया के जरिए भी मासूम बच्चियों से खिलवाड़ हो रहा है। खटीमा और बनबसा में नेपाल बॉर्डर से लगातार मानव तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को भारत लाकर खाड़ी देशों तक पहुंचाया जाता है और अब सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा टूल बनता जा रहा है। वर्तमान में मानव तस्करी का मेन माध्यम सोशल मीडिया भी बन चुका है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम लोगों के लिए बड़ा चुनौती है। अक्सर इन मासूम बच्चियों को शादी का झांसा दिया जाता है और फिर अंधेरे दलदल में धकेल दिया जाता है। म फेसबुकमा एउटा साथीसित बोल्थेँ अनि त्यहाँ इटरीमा काम गर्दा गर्दै अब साथी अब यतै इन्डियामा काम गर्नुहुन्थ्यो हैन अनि त्यसका आधारमा अब साथीसितै जाने भनेर कई संगठन इन बच्चियों को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं हालिया घटनाओं के बाद पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। रेस्क्यू जिस भी भारत नेपाल आने जाने वालों को हम करते हैं, उनकी कड़ी पूछताछ होती है। सस्पेक्टेड होने पे जहां से उसका आना है और जहां जाना है वहां भी हम क्लियर करते हैं। नेपाल बॉर्डर हमेशा से ही संवेदनशील रहा है और अब सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने यहां मानव तस्करी को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में जरूरत है सख्त कदम की और बचपन को बचाने की। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। चमोली के खूबसूरत पर्यटन स्थल औली को स्कीइंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर देश विदेश से सैलानी बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग सीखने और घूमने के लिए आते हैं। इस बार भी यहाँ के प्रसिद्ध बुग्याल ट्रैक पर देसी विदेशी सैलानी पहुंचे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं और उसका मजा उठा रहे हैं। कुछ तो स्कीइंग के गुर भी सीख रहे हैं, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
I'm from the UK, but I work in Congo, and I'm really enjoying time here, just learning to ski. It's Amy. We're here on holiday, and it's really enjoyable, and it's a lot of fun. It feels good to be in the mountains and to be with beautiful places and people. उधर देहरादून में किसी भी केमिकल आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसमें 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को शामिल किया गया। ये मॉक ड्रिल देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई और ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में की गई। पूरी मॉक ड्रिल की इस दौरान मॉनिटरिंग भी की गई। देहरादून के साथ साथ हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल हुई। यहां भेल समेत हरिद्वार की कई फैक्ट्रियों में गैस रिसाव की खबर दी गई। और मॉक ड्रिल में पूरे जोर शोर से रेस्क्यू शुरू हुआ, जिसके तुरंत बाद रोशनाबाद में एक मैदान में आपदा राहत केंद्र बनाया गया। एम्बुलेंस, पुलिस और डॉक्टर्स के साथ वॉलंटियर भी मुस्तैदी के साथ जुटे रहे। अब प्रशासन का कहना है कि जो खामियां हो रही हैं उसे ठीक किया जाएगा। उधर नैनीताल के बैताल घाट की बेटी ने पहाड़ को ही कर्मभूमि बना लिया और काम को ही पूजा मान लिया। और पलायन करने वालों के लिए एक मिसाल भी बन गई। पहाड़ से पलायन करने वालों के लिए बेताल घाट की पूजा रावत एक मिसाल बनी, जिसने अपने गांव को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। पूजा ने गांव के लोगों को जागरूक करने और गांव को कैशलेस करने के लिए आधार और बैंकिंग सेवा केंद्र शुरू किया। मन में था कि जो जन्मभूमि है वही कर्मभूमि भी रहे तो अच्छा होगा। यही सोच के मैंने गांव में काम स्टार्ट किया और सोचा कि पैसा कमाना और एक वैसे सक्सेस लेना अलग चीज़ होती है। हाँ, प्रैक्टिकली किसी को बदलना, ये वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत इस सेवा केंद्र में अब तक लगभग 1000 लोगों के खाते खोल दिए गए हैं, जिससे दूध से लेकर फसल बेचने तक पैसा अब ग्रामीणों के ही खातों में आ जाता है। जो केंद्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन्हें पूजा घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। जिस टाइम को पैसा चाहिए उस टाइम नकदी में ठहरी पैसे भी आ जाते हैं। जब परेशानी होगी रखना है तो इसमें पैसे आ रहे हैं और खाता आता हमने जान लिया ऐसा होता है करके, ये भी पता चल गया हमको। वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है। साथ में एक छोटे से गांव में वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, वो सब हमें हमारे गाँव में नज़दीक में मिल रहा है। जो संघर्षों से पार पाते हैं वही हमेशा समाज में मुकाम हासिल कर पाते हैं। बेताल घाट की बेटी पर यह लाइन सटीक साबित होती है। जिस तरह का जज्बा पूजा रावत में है, उससे नए युवाओं को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, अमेल गांव, बेताल घाट। तो बिल्कुल कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जो अपने आप में सबक बन जाता है। अमित, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक के बारे में आपको बताएंगे और आगे की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास।